आइए तो स्वागत है सभी बच्चों का। और जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा था कि हमने मॉडल वर्ब की ओरिजिन यानी उसको कहाँ से लिया गया है और मीनिंग उसका क्या मतलब है और उसके काइंड्स पढ़े थे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए थे 13 पूरे कि मतलब कौन कौन से होते हैं। जैसे विल, शैल है, वुड है, शुड है, कैन, कुड है, मे, माइट है, और जैसे मस्ट है, ऑट टू है, शुड है, और इसके बाद यूज्ड है, और डेयर है, और नीड है। तो सारे जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं तो इन्हें आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ देखा है, उसको यूज़ में किया भी, यूज़ भी किया है। बट जैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम जो देखी गई है, जो बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं जिन चीज़ों को, तो उनमें से वैसे यूज़ तो सारे इम्पोर्टेंट हैं और सभी के यूज़ भी काफ़ी डीप रहते हैं, लेकिन ये है कि नीड और डेयर का यूज़ जो होता है बच्चे होते हैं थोड़ा कम करते हैं या कम उनके प्रैक्टिस में होता है। तो हम मॉडल वर्ब पूरे लेंगे, पूरे बताएंगे भी, बट ये है कि थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है कि हम नीचे से ऊपर की ओर। तो आज लिया जाएगा नीड और डेयर, क्योंकि इसमें यह रहेगा कि बच्चे कम से कम उसकी यूटिलिटी समझेंगे, उपयोगिता समझेंगे कि नहीं वाकई में ये थोड़ा सा टिपिकल है कि नहीं है। क्योंकि ये ज़्यादा बच्चे यूज़ नहीं करते या तो फिर वो जानते नहीं हैं, और जब जानते भी हैं तो पूरी तरह श्योर नहीं होते, शायद कंफ्यूज रहते हैं कि इसको यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो आज उसका पूरा यूज देखिए। और चूँकि नीड और डेयर का मॉडल वर्ब के अलावा एक और भी नाम है, तो वो यहाँ पे देखते हैं कि नाम क्या है। तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, और पसंद आए तो कमेंट करिए। जिन लोगों ने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर ठीक लगे तो शेयर ज़रूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ देखते हैं यूज़ ऑफ नीड एंड डेयर। नीड और डेयर, तो नीड और जो डेयर है, ठीक है ना। तुमने देखा होगा जैसे शुड होता है या वुड होता है, या मान लीजिए कि हम दूसरा ले लेते हैं, विल, शैल ले लेते हैं। इसके बाद जैसे यूज टू होता है, मस्ट होता है। अगर मस्ट और शुड और ऑट टू की बात करें तो अगर इनकी कोई मीनिंग पूछे तो ज़्यादातर यही होता है कि इसकी मीनिंग कम, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या बता सकते हैं, चाहिए बता सकते हैं। वुड की क्या मीनिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि पास्ट फॉर्म में, विल का पास्ट फॉर्म है, गागी गे माना जाता है, लेकिन वही पर्याप्त नहीं है। जैसे माइट को कहें तो हम कहेंगे मे का पास्ट फॉर्म है, मे माने सकना होता है तो माइट माने भी सकना हो गया। कैन माने सकना होता है तो कुड माने सक सकी सके हो गया। लेकिन ये इनकी परमानेंट या इस तरह की कोई मीनिंग नहीं है कि अगर ये सका सकी सके या वुड माने गागी गे होता है तो हमारा यही चलता है और बस यहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये कहना चाहिए कि इनकी कोई परमानेंट मीनिंग नहीं है, जितने भी इतने होते हैं। कि विल की हम कह दें इसके माने ये होता है, शुड माने कह दें ये होता है। बट ये है कि यूज के आधार पर हम कह सकते हैं कि शुड माने चाहिए होता है, लेकिन शुड माने चाहिए केवल हम कहें तो ये ठीक नहीं है। शैल माने हम कहते हैं गागी ये होता है, शैल माने गागी ये नहीं होता है। ये है कि हम फ्यूचर टेंस में उसका यूज करते हैं। हम कहते हैं वुड माने गागी ये पास्ट फॉर्म है, तो हम ये कहें कि नहीं इसका गागी की होता है। वुड माने गागी की कोई उसकी परमानेंट मीनिंग नहीं है। लेकिन ये बात मैंने क्यों कही, लेकिन इसलिए कही क्योंकि नीड और डेयर की मीनिंग होती है, और नीड और डेयर की मीनिंग जो होती है, जो हम यहाँ मीनिंग देंगे या जो यहाँ पर आप समझते हैं, वो पूरी तरह से जब भी उसका यूज होता है तो वो परमानेंटली उसी सेंस में होता है। इसलिए इनका दूसरा जो नाम है वो है मार्जिनल वर्ब्स। मार्जिनल वर्ब्स इनका दूसरा नाम है। मार्जिनल वर्ब्स कहें या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहें, बात एक ही है।
मतलब हम इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हैं या मार्जिनल वर्ब्स कह सकते हैं। हमें मार्जिन से मतलब है, मार्जिन का मतलब होता है स्कोप, स्कोप का मतलब होता है गुंजाइश। अर्थात इनमें क्या गुंजाइश होती है कि हम इनको मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और इन्हें हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं दोनों। मतलब ये मॉडल वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब्स की तरह इसका यूज कैसे होता है और मेन वर्ब की तरह इसका यूज कैसे होता है और क्या डिफरेंस है और क्या सावधानियां हैं, यहाँ पर ये हमको देखना है। और यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि वो समझ नहीं पाते कि कब इनके साथ क्या यूज किया जाता है, कब इनको कैसे हम माने कि ये मॉडल वर्ब है और कब हम ये माने कि ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर यही बात इनके लिए थोड़ा सा विशेष हो जाती है। तो इनको नीड और डेयर, नीड माने आवश्यक होना, यानी जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो नीड का यूज होता है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना, किसी को चैलेंज देना भी होता है डेयर, ठीक है ना। मतलब ये है कि किसी काम को करने की ताकत आ जाना, हिम्मत आ जाना, हौसला आ जाना, डेयर, ठीक है। और डेयर का मतलब गुड सेंस और बैड सेंस दोनों में होता है। गुड सेंस का मतलब ये होता है कि उसने नदी पार करने की हिम्मत की। और जैसे डेयर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है डेयरिंग, डेयरिंग माने साहसी, मतलब रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग जो होता है उसको डेयरिंग कहते हैं। तो इस तरह भी हो जाता है कि उसने ऐसी हिम्मत की, ये हिम्मत की, वो हिम्मत किया, ऐसे साहस किया, ऐसा भी होता है। और दूसरा ये भी हो जाता है तुमने ये हिम्मत कैसे की, तुमने ये साहस कैसे किए, तो इस तरह भी हो जाता है। तो गुड और बैड दोनों सेंस में हम ये कहेंगे कि एक अच्छे सेंस में भी इसका यूज होता है और थोड़ा सा निगेटिव सेंस में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इनके सेंटेंस हम प्रयोग लाते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता कि जैसे हम कहते हैं कि आई नीड अ पेन, यानी कि मुझे एक पेन की ज़रूरत है, और अब यहाँ हम ये कहें कि आई एम नीडिंग ए पेन, है ना, ही इज़ डेयरिंग, ऐसा करके नहीं। तो इनको इस तरह से नहीं यूज करते, मेन वर्ब में इनका प्रयोग किया जाएगा। तो प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर टेंस में हम नॉर्मली इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, मेन वर्ब कब है और जो मॉडल वर्ब है वो कब है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि आई नीड अ पेन, ये एक सेंटेंस है और इसका अर्थ है कि मुझे एक पेन की ज़रूरत है, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये सेंटेंस में अगर हम इसको देखें और इसको देखें और इसको देखें तो ये तीनों में से कोई भी वर्ब नहीं है, सिर्फ यही वर्ब है। तो यहाँ पर नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हुआ है, बात समझ रहे हो ना। ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पर प्रयोग इसका यहाँ नीड का हो रहा है। तो मुझे एक पेन की आवश्यकता है। अब अगर इसको हम निगेटिव बनाना चाहें तो हमको निगेटिव इसका ऐसे बनाना चाहिए, आई डू नॉट नीड अ पेन, आई डू नॉट नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पर भी मेन वर्ब, ये भी आपकी मेन वर्ब है और ये भी आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। अब देखिए, जैसे आपने इसी को हम कंपैरिजन करें, जैसे हम ये कहें कि ही शुड गो, ये उसे जाना चाहिए, ये भी एक मॉडल वर्ब है। अब ये मेन वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि आप अगर इसको हटाते हो तो इसका फिर कोई रोल ही नहीं है, लेकिन अगर इसको हटाते हो तो ये अकेला सेंस नहीं देगा। अर्थात ये किसी दूसरी मेन वर्ब की हेल्प कर सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये किसी की हेल्प नहीं करता, ये ऑलरेडी अपने आप में अर्थ दे रहा है। तो ये मॉडल है। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यू मस्ट डू इट,
तुम्हें ये करना पड़ेगा, या तुम्हें ये अवश्य करना चाहिए, तुम्हें ये करना होगा, किसी भी अर्थ में इसको इस तरह से ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ये मस्ट को हटा दें तो यू डू इट, मस्ट का रोल ही खत्म हो गया। लेकिन अगर हम इस डू को हटा दें तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, यू मस्ट इट, गलत। इसका मतलब है कि ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, अर्थात ये मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती। शुड आपका मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता, विल आपका मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता, कैन आपका मेन वर्ब का, कुड आपका, माइट आपका, ये सब मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, ऑट टू मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे ये होता है कि हम इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देखें, तो जैसे हम यह कह दें कि यू नीड नॉट गो देयर। अब इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं। अब ये आपका नीड नॉट उसी तरह से हो गया जैसे शुड नॉट है, विल नॉट है, कैन नॉट है, मस्ट नॉट है। जैसे इस तरह से इनका प्रयोग होता है, मॉडल वर्ब के साथ में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जैसे हम कहते हैं यू शुड नॉट डू दिस, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट के बाद क्या आया, डू। जैसे हम ये लिख दें कि यू शुड नॉट डू दिस, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो जैसे नीड नॉट वैसे शुड नॉट, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखिए सिमिलर सेंस में है और सिमिलर स्ट्रक्चर में है, तो ये भी मॉडल वर्ब, ये भी मॉडल वर्ब। लेकिन ध्यान दें ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, इसमें ये गुंजाइश रहती है, इसीलिए इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस आपको समझ में पूरी तरह से आ रहा है। अब अगर आप कभी सेंटेंस को इस तरह देखें कि अगर यही सेंटेंस आपका ऐसे लिखा है, यू नीडेड नॉट गो देयर, अगर आपका कुछ ऐसा लिखा है तो फिर समझ लीजिए ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आप किसी मॉडल वर्ब को कोई फॉर्म नहीं दे सकते हैं। क्या शुड का शुडेड करते हैं? नहीं करते हैं। कुड का कुडेड करते हैं? नहीं करते हैं। माइट का माइटेड करते हैं? मस्टेड करते हैं? नहीं करते हैं। उसकी कोई फॉर्म ही नहीं है, मतलब दिस इज जस्ट ए मॉडल वर्ब, वो एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब वो भी कौन सी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्यों? क्योंकि वो किसी मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा यू नीडेड नॉट गो देयर, जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, यू नीड नॉट गो देयर हो जाएगा, और इसका एक प्रेजेंट सेंस ही रहता है। तुम सोचो अगर कि ये पास्ट में बना देंगे, फ्यूचर बना देंगे, नहीं नहीं। तो जिस तरह से एक इंपरेटिव सेंस का वाक्य होता है प्रेजेंट में, ऐसे ये भी होता है। इसका सिर्फ यही अर्थ निकालना है कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ ये चीज आपको गौर से करना है। अब वो सिंटैक्स कैसे देता है, वो यहाँ पे ये लगा देता है, यू नीड नॉट टू गो देयर। तो क्या आप यू नीड, जैसे आपने यू शुड लिखा, आपने लिखा है यू शुड नॉट टू गो देयर। अगर ऐसा लिखते हो तो तुम समझ जाते हो कि यू शुड नॉट गो देयर होता है, टू कहाँ से आ गया? क्योंकि किसी मॉडल वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसके साथ जो मेन वर्ब इस तरह से आएगी, वहाँ पर टू की क्या जरूरत है? तो जब यहाँ पर टू की जरूरत नहीं है तो फिर यहाँ पे टू की जरूरत कैसे होगी? तो ऐसा लगेगा कि यू नीड नॉट टू गो देयर, ऐसा लगेगा कि सही है, लेकिन वो सही नहीं होता। यहाँ से आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से आपका गलत है। जब ये गलत हुई है, जब कभी ऐसा होता है, जैसे होता है कि हम ये सेंटेंस दें, यहाँ पर अगर ये दिया जाए ही नीड्स अ पेन, मतलब उसे, अब जैसे आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, ये आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेज यूज नहीं होता। लेकिन ही जब होता है प्रेजेंट में कहना है तो नीड्स तो होगा ही, ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही है, ही नीड्स नॉट। लेकिन अगर ये कह दिया है कि ही नीड्स नॉट, अगर ये हम कर दें ही नीड्स नॉट गो देयर, तो ये सेंटेंस फिर आपका गलत है, क्योंकि फिर वही चीज हो गई कि हम मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में एस का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कुड में एस का प्रयोग करते हैं?
कैन में क्या इसका प्रयोग करते हैं? मस्ट में इसका प्रयोग करते हैं? माइट में इसका प्रयोग करते हैं? शुड में इसका प्रयोग करते हैं? नहीं ना। तो फिर इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एस का प्रयोग क्यों? लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे ही नीड्स नॉट गो देयर, ये ही नीड्स अ पेन, उसे एक पेन की आवश्यकता है। अगर हम इसी को वर्ब के हिसाब से, ये तो आपका नाउन है, जैसे हम ये लिख दें ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर, ये सही है क्योंकि ये आपकी हो गई मेन वर्ब और ये हो गई आपकी इन्फिनिटिव। तो ही नीड्स टू गो देयर, उसे जाने की जैसे हम कहते हैं कि ही गोज टू सी द ताजमहल, अर्थात वो ताजमहल देखने जाता है। तो ही नीड्स टू गो देयर, उसको एक पेन की उसको वहां जाने की आवश्यकता होती है, उसे वहां जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका वहां जाना आवश्यक है। तो ही नीड्स टू गो देयर, ये सही और ये सही, सॉरी ये सही, लेकिन ये आपका गलत है। जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बनेगा तो फिर यहाँ पर आपको ये नहीं देना है। अगर इसी को आप जैसे हाँ ये है, तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन जैसे करेंगे तो देखिए इसको हटा दीजिए तो आपका हो गया ही नीड नॉट गो देयर। अब ये उसी प्रेजेंट टेंस के सेंस में ही बना रहेगा, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट गो देयर। और यहाँ पर वो टू डालता है तो इसको भी ध्यान रखिए ये टू यहाँ पे नहीं लगता है। अब अगर इसी सेंटेंस को, ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर आप निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो आप नीड आगे ले आइए, नीड ही नॉट गो देयर। लेकिन एस हटाने के बाद जब ये हटेगा, मतलब ये अगर हम ऐसा करें ऐसा, ठीक है ना, और ऐसा करें, ये टू न लगाएं और इसको क्या कर देंगे, फिर ये सही है, ही नीड नॉट गो देयर। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव लेना है तो नीड ही नॉट गो देयर, नीड ही नॉट गो देयर, क्या उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है? अब वही है जैसे आपकी कि शुड यू नॉट डू दिस, क्या आपको ये नहीं करना चाहिए, तो शुड आगे चला गया, नॉट इधर रह गया। जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाए तो इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाए, डज ही नीड अ पेन, ये आपका इसका इंट्रोगेटिव है, ही नीड्स अ पेन, उसे एक पेन की जरूरत है। ये पूरी तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है। ये लिखा डज ही नीड अ पेन, क्या उसे एक पेन की आवश्यकता है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी हेल्प वर्ब क्या है, डू या डज, ये मेन वर्ब का काम अभी भी कर रही है, ये मेन वर्ब का काम यहाँ भी कर रही है। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस, अब जैसे हम कहते हैं ही नीड्स टू डू दिस, उसे ये काम करने की आवश्यकता है। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज ही नीड टू डू दिस। याद रखिए इसमें क्या है कि अगर मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग हो रहा है, और इसी के साथ मैं बता देता हूं कि जैसे आपका नीड का प्रयोग, जिसको नीड का यूज आ गया, नीड का, तो समझो डेयर का आ गया, मतलब नीड और डेयर का जो यूज है वह एकदम सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस सीधे क्या होगा, मीनिंग के आधार पर उनको अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। नीड का मतलब जरूरत होना है और डेयर का मतलब हिम्मत या साहस करना है, तो उसको दूसरे सेंस में हम लेंगे, मतलब दूसरे अर्थ में लेंगे। वो डेयर को हम नीड के अर्थ में सेंटेंस नहीं बना सकते और नीड का जो प्रयोग है वो डेयर के सेंस में नहीं बना सकते, लेकिन ये कि स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा रहता है, बिल्कुल जहाँ जहाँ जैसा जैसा नीड का चल रहा है सेम बिल्कुल उसी तरह से डेयर का भी चलेगा। तो यहाँ है ही नीड्स टू डू दिस, तो इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाया तो डज ही नीड टू डू दिस। अब अगर हमको इसको यहाँ पर ऐसे करना है कि हम इसको पास्ट में कर दें तो यहाँ पर आपको नीडेड, ही नीडेड टू डू दिस, उसको ऐसा करने की जरूरत थी, बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई बिल्कुल कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब है तो उसकी हम फॉर्म ले सकते हैं, यानी नीडेड मतलब जो सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि नीडेड, तो ही नीडेड टू डू दिस। और अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाए तो फिर अब डज की जगह क्या हो जाएगा, डज की जगह हो जाएगा डिड, तो डिड ही नीड टू डू दिस, या लिखा हो ही नीडेड टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत थी तो डिड ही नीड टू गो देयर, ये कर सकते हो। बट ये है कि जो नीड नॉट होता है, ये नीड नॉट,
इसको निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि निगेटिव वो होता ही है, ठीक। और जब ये ऐसा करके यूज होता है तो वो बन जाता है आपका क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और जब वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह अर्थात एक सहायक क्रिया की तरह काम करता है तो फिर उसके साथ मेन वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये है मेन वर्ब। और जब ये ऐसा प्रयोग में होता है तो उसके साथ टू की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे हमने यहाँ पे टू लगाया। तो इस बात का यहाँ पर बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप इसको, अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, अगर हम यहाँ पे कह दें कि ही विल नीड टू गो देयर, अगर ये लिखा ही विल नीड टू गो देयर तो बिल्कुल सही है, उसे वहां जाने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो ही विल ही ऐसा बनेगा, विल ही नीड टू गो देयर। अब ये इंट्रोगेटिव हो गया। अगर इसको निगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट नीड टू गो देयर, फिर ये होगा। अब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। देख रहे हो यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर ये मेन वर्ब, जैसे ही विल गो, ही विल डू, ही विल सी, ही विल मीट, ही विल प्ले, इसी तरह ही विल नीड, और फिर उसी को हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया विल ही नीड, फिर इसके बाद इसको निगेटिव कर दिया ही विल नॉट नीड। ये आप देख रहे हो मेन वर्ब मेन वर्ब मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब बन रही है, ऑक्सिलरी वर्ब बन रही है, तो ये मेन वर्ब की तरह तो काम करेगी करेगी। यहाँ पर ये चीज़ है। अब इसको इसी तरह से हम जब इसको मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो मैं इसको बता चुका हूँ कि मॉडल वर्ब की तरह जब यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, तो इसके साथ आपका ही नीडेड नॉट यूज गलत, ही नीड्स नॉट गलत, ठीक है ना। और अगर हम इसको ही विल नीड नॉट गलत, गौर से देखिए, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब जब ये नीड नॉट खुद एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके साथ विल क्या कर रहा है, जब ये नीड नॉट खुद एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो किसी दूसरे मेन वर्ब की हेल्प करेगा, तो ये मेन वर्ब बनकर क्या कर रहा है, जब ये खुद एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो फिर ये पास्ट फॉर्म में जाकर के क्या कर रहा है, अर्थात इसकी पास्ट फॉर्म होगी नहीं, इसको हम एस में लेंगे नहीं और इसके साथ विल लगेगा नहीं। हाँ ये है कि अगर ऐसा करते हो ही नीड नॉट, ठीक है ना, डू दिस, अब ये सही है, मतलब उसको ये करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं थी, नहीं होगी, नहीं है, अर्थात ये प्रेजेंट सिचुएशन को ही अर्थ देगा। यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट कम हियर, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। तो जब नीड नॉट, और देखिए जब ये मॉडल वर्ब की तरह होगा तो इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू नहीं लगाना है, जबकि जब ये मेन वर्ब की तरह होगा तो इसके साथ वर्ब में टू लगाना है। अगर इतना आ गया है नीड के बारे में तो आप ये मानकर चलिए कि फिर नीड के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इतना समझ में आ गया है तो बस इसका यही बात आपको इसी तरह से आपको याद रखना है कि ये एक मॉडल वर्ब भी है और ये एक मेन वर्ब भी है। अब देखना, जैसे हम कहते हैं ही डेयर्स, अब हम इसको लेते हैं ही डेयर्स नॉट, ठीक है ना, क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। अब ये कहना चाहता कि उसको नदी पार करने की हिम्मत नहीं है, तो डेयर्स, अब यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन यहाँ पर हमने ये लगा दिया इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अगर हम लिख दें ही डेयर्ड नॉट, ही डेयर्ड नॉट, फिर कर दें टॉक टू हर, उसके अंदर
या उसको उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। तो डेयर्ड, अब ये देखिए ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर ये डेयर्स सेंटेंस गलत, डेयर्ड ये गलत। अगर हम ये लिखें ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट टॉक टू हर, यानी उसमें उससे बात करने की हिम्मत नहीं है, वह उससे बात करने का साहस नहीं कर सकता है। जैसे ज्यादातर आपने सेंटेंस सुना होगा हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तो हाउ डेयर यू यहां पर ये देख रहे हो, हाउ डेयर, अब ये क्या है? चलो बताइए, मैं तुमसे पूछता हूं, यहां पर ये बताइए कि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है कि मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है? अगर मैं इसको यही छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे रिप्लाई करोगे? अगर करोगे तो बताना, लेकिन अब ये मैं अगर छोड़ देता हूं तो मैं आगे समझाऊंगा कैसे, बात समझ रहे हो ना? लेकिन यहां समझने की बात यह है कि हाउ डेयर यू मतलब ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, दिस इज नॉट अ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब, ये मॉडल है। तो लेकिन इसके साथ इसकी मेन वर्ब कहां है? मेन वर्ब अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड कैसे है? जैसे हम ये कहें हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी। अब क्या कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर आपका टू लगा देते हैं, हाउ डेयर यू टू टच मी, गलत, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ के बाद ये सहायक क्रिया आएगी, ठीक है ना? अब ये जो सहायक क्रिया है ये इसके साथ ये मेन वर्ब, तो कौन सी सहायक क्रिया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ये, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने इसको यहां पे यूज किया, ये है, ये इसके साथ ये आपकी मेन वर्ब काम कर रही है, ये सहायक क्रिया ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, इसके साथ ये टू लगाना गलत है। इसी तरह से यहां पर भी ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, दिस इज नॉट अ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं है। इसकी मेन वर्ब कहाँ है? मेन वर्ब अंडरस्टूड है। ये हाउ डेयर यू तक कब बोलते हैं? जैसे तुमने कुछ किया, तुमने कुछ कहा, तुमने छुआ, तुमने गाली दी, तुमने कॉलर पकड़ा, तब लोग बोलते हैं हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू का मतलब हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू डू दिस, हाउ डेयर यू से दिस। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुमको उससे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमको ये करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तो उसमें क्या होता है, जब आदमी कोई एक्टिविटी कर देता है तो उसके बाद बोलता है हाउ डेयर यू, अर्थात तुमने कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तो उसमें जो वो पहले कर चुका होता है, किसी को छू ले, किसी को बात कर दे, किसी को गाली दे दे, तो उसी के लिए बाद में बोल दिया था हाउ डेयर यू। तो उसमें वो वर्ब जो होती है ना, मेन वर्ब, वो अंडरस्टूड होती है, क्योंकि वो चीज वो जिस समय करता है तो उसको छिपा करके या रोक करके आदमी इतना सिर्फ बोल देता हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस बात की हिम्मत? अर्थात जो तुमने अभी कहा, अर्थात जो तुमने अभी छुआ, अर्थात जो तुमने अभी गाली दी, अर्थात जो तुमने अभी कॉलर पकड़ा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो उसमें जो मेन वर्ब होती है वो ऐसा कहने पर छिप जाती है। अब जैसे किसी ने टच किया, टच करने के बाद तुरंत वो बोलेगा हाउ डेयर यू, तुम्हारा साहस कैसे हुआ? किस बात पर? टच करने का। तो वो टच जो है छिपा रहता है, लोग स्पीकिंग में इतना ही सब बोलते हैं। तो मतलब ये आपकी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना? अब उसको पूरा सेंटेंस देना होता है, तो पूरा सेंटेंस देना है तो बोलेगा क्या, हाउ डेयर यू से दिस। अब ये सेंटेंस क्या है ना, ऐसा लगेगा हाउ डेयर यू टू से दिस, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता ही नहीं, तो कैसे होना चाहिए? हाउ डेयर यू से दिस, आपको ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब इसको अगर हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हो, ये तो मॉडल वर्ब थी, यहाँ पर आपने देखा ये गलत था, यहाँ पर देखा ये गलत था, ये आपका सही था, ये सेंटेंस सही था। तो ये था आपका, ये क्या था, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
अब इसको मेन वर्ब के रूप में ले लेते हैं। मेन वर्ब के रूप में जैसे हम लेते हैं कि ही डेयर्स टू टॉक टू मी, अर्थात वह मुझसे बात करने की हिम्मत रखता है। ही डेयर्स टू टॉक, तो अब यहाँ पर ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये इन्फिनिटी हो गई और इसके साथ ये टू आ गया। जैसे हम कहते हैं ही डेयर्ड टू कम टू मी, अर्थात उसने मेरे पास आने की हिम्मत की, तो ये डेयर्ड सही है, यहाँ पे डेयर्ड सही है। लेकिन अगर डेयर नॉट है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो फिर वहां पर डी लगाना यानी सेकंड फॉर्म करना या एस लगाना, वहां पर वो सही नहीं है। अब अगर इसी को हम, ठीक है ना, यहाँ पर ये चूंकि इसको अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं या मान लीजिए इसका हम निगेटिव बनाना चाहते हैं, इसका निगेटिव ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी। अगर इसको हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, डिड ही डेयर टू कम टू मी, फिर इस तरह से आपका ये बनेगा। अब जैसे यहाँ पर ही डेयर्स टू ऐसे करके निगेटिव बनाना है तो ऐसे ले डज नॉट हो गया। अगर इसका इंट्रोगेटिव इसको बनाना है तो डज आगे ले आओ, नॉट खत्म कर दो, डज ही डेयर टू टॉक मी। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट डेयर टू कम टू मी, ही डिड नॉट डेयर, ऐसे ही डिड नॉट डेयर टू कम टू मी। ये इसका सॉरी यहाँ पर जो था आपका ये तो निगेटिव था और ये इंट्रोगेटिव था, ये इंट्रोगेटिव था और ये आपका निगेटिव बना, तो ये निगेटिव बन गया और ये इंट्रोगेटिव बन गया। अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर के आपको निगेटिव तो चूंकि वो होता ही है, ठीक है। अगर हम उसको जैसे कहते हैं ही डेयर नॉट चैलेंज मी, ही डेयर नॉट चैलेंज मी, अर्थात उसमें मुझे चैलेंज करने का हिम्मत नहीं है। अगर इसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको आगे लेंगे डेयर ही नॉट चैलेंज मी, और ये भी सही है, ये भी सही है और यहाँ पर ये भी सही है। तो डेयर ही नॉट चैलेंज मी, अर्थात क्या उसमें मुझे चैलेंज करने का हिम्मत नहीं है, उसमें मुझे चैलेंज करने का हिम्मत नहीं है। और जैसे हम कहते हैं डेयर ही चैलेंज यू, अर्थात क्या वो तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत रखता है। तो अगर इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है तो ही डेयर चैलेंज, ये सेंटेंस फिर सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसको आप ये नहीं प्रूव कर सकते हो कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि ये मेन वर्ब। डेयर ही, अगर आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है ना, तो डेयर ही चैलेंज यू जैसे लिखा हुआ है, कायदे में ये होना चाहिए कि डिड ही डेयर टू चैलेंज यू या फिर डज ही डेयर, ऐसे करके ये चीज यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए इसको जैसे ही डेयर नॉट चैलेंज, डेयर ही नॉट चैलेंज, तो इस तरह से, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये फिर वही चीज हो गई कि ये चूंकि मेन वर्ब भी है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है, और ये मेन वर्ब भी है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है। अगर डेयर ही चैलेंज मी अगर ऐसे करते हो तो ये दोनों वर्ब का रूप ऐसे आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये वर्ब है कि ये वर्ब है। अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है ना, तो फिर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन वर्ब बन जाएगी, इन्फिनिटिव बन जाएगी। और अगर एस लगाओगे तो एस लगाकर कोई भी वर्ब यहाँ पर आगे आती नहीं है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा डज ही डेयर टू चैलेंज यू, फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यह अगर आपको नीड और डेयर का प्रयोग समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे नीड और डेयर का यूज जो है बिल्कुल एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर नीड का आ गया तो डेयर का भी आ गया। याद रखें, नीड और डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इनमें इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये मॉडल वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करता है। तो अब आज के वीडियो यहीं तक, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था
और ज़्यादातर होता है कि इसी में बच्चों को यूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो जैसा भी हो, जिस तरह भी लगा हो वीडियो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाता है उन तक वीडियो पहुंच जाए। अर्थात सभी लोग अगर ये सोच लें, सभी बच्चे ये सोच लें कि हमें एक जगह पर शेयर करना है, तो इससे मतलब थोड़ा सा हेल्प मुझे ज़रूर मिल जाएगी कि अगर आप प्रत्येक बच्चा इसको अगर एक शेयर करता कहीं ना कहीं पे किसी न किसी को, भले ही उसके पास सब्सक्राइब है चैनल, लेकिन अगर कर देता है तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि कैसा है। बाकी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हो वो टाइम से आप तक पहुंच जाए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।